हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी और मैं हूं आपका आर.के. सर। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली मैं पिछले दिन ही बताया था कि केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एक वास्ट चैप्टर है। तो आज कुछ और सेक्शंस कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रिलिमिनरी तो जो आइडियाज़ थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन कहिए या आपके मैटर के बारे में जानना था, ये हमने फर्स्ट वीडियो या लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है, इसको पहले समझेंगे, फिर आगे इस सेक्शन को पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक ये फिगर दिखा रहा हूँ। तो ये फिगर क्या है मैं बता दूं पहले। तो ये फिगर है, आप देख रहे हैं, ये एक मेट्रिक रूलर है। आपका ये जो स्कूल बॉक्स यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो रूलर होते हैं वो छोटे होते हैं। फुट रूलर भी होता है जो बड़ा वाला होता है, इतना बड़ा वो होता है। तो ये सारे के सारे मेट्रिक रूलर का मतलब इनके जो डिविजन्स होंगे 10 के अंतर में चेंज होंगे। ये मेट्रिक सिस्टम कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में शुरू हुआ था। नहीं तो हम लोग एक और सिस्टम जिसको एफपीएस सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सिस्टम सेकेंड सिस्टम कहते हैं, वो ब्रिटिश सिस्टम था। तो उसको अब पॉपुलैरिटी कम मिल रही है। अब मेट्रिक सिस्टम को हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 स्केल्स दिए गए हैं। तो 2 स्केल्स के बारे में मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे एक रॉड है या कुछ है, येलो कलर का आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तक जो इस मेजरमेंट में हम देखते हैं कि हम सर्टेनिटी के साथ में बोल सकते हैं कि ये 12 जो भी हो, ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो 12 सेंटीमीटर ही रूलर है एक्चुअली। तो ये सेंटीमीटर में कितने 12 सेंटीमीटर तो कंफर्म्ड हम बोल सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या कह सकते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है। सॉरी, यहीं पे लिखते हैं कि वाइट 12 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, ये जो सेक्शन आपका पड़ता है ये कहाँ से आएगा? ये अब ये कहने के लिए कोई कहेगा, चलिए किसी बच्चे ने कहा कि नहीं ये सर मिड में लिख रहा है तो हम 12.5 लिख सकते हैं। किसी को लग रहा होगा कि ये 12.6 है, मुझे शायद लग रहा है 12.4 है। अब ये जो नंबर है, ये जो 4 हो गया या 6 हो गया या 5 हो गया, ये अनसर्टेन है। ये देखिए कंफर्म नहीं है कि 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा। अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के कह सकते हैं कि त्रुटियां जो हैं उनके चलते आपको ये डिफरेंसेस दिखेंगे, लेकिन 12 तक का सर्टेन है। तो यही है सर्टेनिटी इन मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। 12 जो है सर्टेन नंबर से सर्टेनिटी है कि आप सर्टेनली बोल सकते हैं, कि आप कंफर्म बोल सकते हो कि 12 तो है सेंटीमीटर। उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो, आप या तो 5, 6 यानी +1 हो या -1 हो, ऐसे करके आप आगे पीछे हो। जैसे मान लीजिए मैं कोई मिडिल में बोला 5 तो उसके +1 गए, 6 हो गया, -1 आए तो 4 हो गया। तो इस तरह से ये कंफर्म यानी कि नहीं होता है, यानी कि अनसर्टेन होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये सेकेंड रूलर को देखते हैं तो इसमें देखिए छोटे छोटे और भी मार्किंग्स हो गए हैं। एक्चुअली यही रूलर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, जिसमें कि सेंटीमीटर्स के भी 10 पार्ट्स किए गए हैं। उसको कहते हैं 0.1, ईच पार्ट को 0.1 सेंटीमीटर तक को हम ले जाते हैं, या सिंपल भाषा में कहते हैं कि 1 मिलीमीटर। तो आप जानते हो कि 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर का हो, या 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो वहाँ तक जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग, देखिए अनसर्टेनिटी का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे बना, तो ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि 12 तो है सर, ठीक है, और 0.1 वाला सेक्शन काउंट किया तो मैंने तो पाया 5। किसी ने कहा सर मैंने तो यहाँ तक पाया, ठीक है, 5 तक तो ठीक है, लेकिन 5 तक मिल रहा है। अब किसी ने कहा सर मुझे एकदम एग्जैक्ट 5 नहीं मिल रहा, 5 से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 4 मिल रहा है। किसी ने कहा नहीं सर 12.5 और मुझे तो 6 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सेक्शन है
ये अनसर्टेन ये वाला हो गया। क्यों? तो इससे क्या पता चला, जितना प्रिसाइज आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है सर्टेनिटी उतनी बढ़ जाती है। सर्टेनिटी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर था, यहाँ पे सर्टेनिटी 12.5 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब कि ये क्या हुआ, सर्टेनिटी का जितना प्रिसाइज माने जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट लोगे माइन्यूट मेजरमेंट करने वाला, उसकी सर्टेनिटी वो ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक अनसर्टेन सेक्शन रह जाता है, इसमें अभी भी झमेला है। कोई कह रहा है 4 कह रहा है, लेकिन अब 5 ठीक हो गया है। अब 5 के बाद में ये दूसरी बात है कि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 12 पॉइंट आपका दिखाएगा, 5 ही दिखाएगा राउंडिंग करने के लिए। और ये 12.6 लिखो, ये राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा अभी समझा रहे हैं आपको कि अगर हम प्रिसाइजनेस देखें तो इस इंस्ट्रूमेंट से हमको, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से हमको 12 तक का क्या मिला, सर्टेनिटी मिला, उसके बाद नहीं मिला। यानी कि कहने का मतलब कि जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट ये है 1। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट 1 होने के चलते तो मैंने होल नंबर डिजिट तक का ही आपको सर्टेन नंबर मिल रहा है, उसके बाद आपको नहीं मिल रहा है, उसके बाद अनसर्टेन नंबर मिलता है। तो इसलिए हम लोग अनसर्टेनिटी को पहचानेंगे कैसे? तो जो भी आप डिवाइस लेते हो मेजरमेंट का, यहाँ पे हमने लेंथ लिया, लेंथ जरूरी नहीं है लेना जरूरी, आप ग्राम्स में कर सकते हो, उसके लिए आप फिजिकल बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। और भी मेजरमेंट्स है वॉल्यूम के, मैं उसमें डिटेल्स नहीं, मैं ये समझाना, लीस्ट काउंट जो भी होगा डिवाइस का वही उसका बनेगा सर्टेन लास्ट सर्टेन नंबर। यहाँ पे देखिए लीस्ट काउंट यहाँ तक हो जाए, छोटा एक हिस्सा हो जा रहा है, यहाँ पे 0.1 तक का आपका लीस्ट काउंट हो जा रहा है। तो यहाँ तक ये पॉइंट, ये इस जगह डेसिमल पॉइंट के बाद में वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको सर्टेन नंबर मिल रहा है, उसके बाद अनसर्टेन नंबर आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक रूलर है जो कि आप यूज़ करते हो। मैं आज फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स का रूलर तो आप अच्छी तरह से देख के हो जानते हो। और ये आपका फुट रूलर कहते हैं, इसको आप घर में रखते हो या कोचिंग सेंटर में ले जाते हो लंबे लंबे लाइन टाने के लिए। तो ये सब तो आपके पहचाने हुए हैं। देखिए ये फुट रूलर क्यों बना, कन्फ्यूजन हो गई। ब्रिटिश वाले कहते थे कि फुट में हमको मेजर करेंगे, फ्रेंच वाले कहते हैं हम मेट्रिक सिस्टम में करेंगे। तो ऐसा हिसाब लिया गया कि चलिए देखते हैं कि 1 फुट का अगर स्केल हो तो उसमें कितने सेंटीमीटर्स बन सकते हैं, उसके हिसाब से दोनों तरफ देखिए, इस तरफ आपका सेंटीमीटर होगा, नीचे की तरफ में चौड़ा जो लंबाई है उसमें आपको इंचेस में दिए गए हैं, 6 इंचेस लगभग दिए हुए हैं। 6 इंचेस इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 12 इंचेस दिए, 12 इंचेस इक्वल टू 1 फुट, इसमें 6 इंचेस दिए, ये हाफ फुट का स्केल है। मैं आपको एक स्केल दिखाऊंगा जो 1 मीटर का है। तो ये बड़ा सा स्केल है, आप देखोगे कि ये यहाँ पे इंच में है, आप ठीक से ऐसे कर देता हूँ, ये समझने में सुविधा होगी। देखिए यहाँ पे इंचेस में लिखे हुए हैं और आप देख रहे हो, सॉरी सेंटीमीटर्स में लिखे हुए हैं 95 और ये 100। फिर से मैं दिखा रहा हूँ 5, 10, मैंने यहाँ से काउंट करते जाइए 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे करके ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का स्केल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है, इंचेस में है। यहाँ पे देखते हैं 1, 2 करके लिखा हुआ है, ये 30, 36 और 38, 39 पॉइंट समथिंग जो होता है, एक तरह से राउंड फिगर आप पकड़ सकते हो। 40 इंच आप लेते हो तो लगभग वो आपका 1 मीटर बन जाता है, 100 सेंटीमीटर बन जाता है। तो 2.50 से अंदाजा हम लगा पाए ना कि 2.5 अगर सेंटीमीटर लेते तो 1 इंच हो जाएगा, होगा। तो 2.5 अगर आप लेते हो सेंटीमीटर तो 1 इंच, यहाँ पे कितना आप सेंटीमीटर लिए हो तो आप मैंने कहा मतलब 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप 1 इंच को तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, 1 इंच होगा तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए आपके कितने हैं, 40 इंचेस हैं, तो उसको आप 2.5 या 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का स्केल आएगा। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बताया, लेकिन आपको तो ये पता चल गया होगा कि यहाँ सर्टेन डिजिट कहाँ तक होगा। लीस्ट काउंट जो होता है इस डिवाइस का या मेजरिंग जो भी रूलर या कुछ भी हो डिवाइस, उसका लीस्ट काउंट जब तक आएगा तब तक सर्टेन नंबर आएगा। उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है
उसको हम लोग अंदाजन लेते हैं, यानी कि अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपने आंखों के हिसाब से। कोई बच्चा तिरछा देख रहा है तो उसको कहते हैं ना पैरेलैक्स एरर हो जाता है, उधर से दिखेगा तो उसको थोड़ा इधर दिखेगा, बी से दिखेगा उसको कुछ और दिखेगा। ये जो पैरेलैक्स एरर है उसके चलते ये अनसर्टेन नंबर्स हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर पाए तो नंबर्स तो समझ गए कि किससे बनेंगे, सर्टेन नंबर पूरा जो है कैसे होगा, सर्टेन डिजिट्स होंगे पूरा, और एक अनसर्टेन उसमें ऐड होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कोई भी नंबर होगा उसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन करेंगे क्यों, पहले मैं वो बता दूं। अब देखिए एवोगाड्रो नंबर आपने देखा होगा, क्या देखा है, n इज इक्वल टू n is equal to 6.023 10 to the power 23। इसका मतलब आप कभी सोचे हो क्या है, यूनिट्स कुछ भी हो, अभी यूनिट्स के बारे में नहीं बोल, मैं ये नंबर नोटेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर इसको 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए तो पहले 0.23 तो 1 2 3 3 डिजिट्स डेसिमल आगे बढ़ा, अब और 3 तो हो गए, और 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट या कंपाउंड। ये आप रोज लिख सकोगे। उसी तरह से एटम का जो वेट है उसको हम लोग 10 to the power -27 के टर्म्स में बताते हैं, तो वो देखिए तो फिर कितना डेसिमल इधर जाएगा पीछे, ये डेसिमल हट गया यहाँ से, समझे, वहां पे चला गया, मैंने हट गया, डेसिमल नहीं है इसके बाद। तो अगर इसको ऐसे लिखते हो ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये लिखना संभव नहीं है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो कोई नंबर मान लीजिए आपको, तो एक तो रूल बताना पड़ेगा लोगों को कि ऐसा ही रूल होगा, और वो रूल कैसे होगा तब देखें। तो पहले हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लीजिए, 320056 लिखा हुआ, तो ठीक है, तो आप इसमें तो नंबर्स कर सकते हो। तो ये रूल ये है कि आपको यहाँ पे डेसिमल मानना पड़ेगा, यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 0 से डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5, तो आप जितने से डिवाइड कीजिएगा उतने से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितने, तो डेसिमल आपका चला है यहाँ पे, तो आपका ये बन के हो गया 3.2। अब इसके बाद वाला जो ये ना एक तरह से नेग्लिजिबल वैल्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, और 10 to the power 5 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक डिजिट लेते हैं और उसके बाद डेसिमल देकर बाकी हम लोग क्या करते हैं, पावर्स में, पावर्स ऑफ 10 में लिख देते हैं। याद रखिएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं है, यानी कि अभी मेजरिंग बात कर रहे थे तो हम लोग अभी देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखेंगे। तो उसमें ये जो 3.2 आया ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये कोई इसका उसमें महत्व नहीं है, ये केवल आपके डेसिमल्स को हटाकर ठीक कर रहा है। ठीक उसी तरह से आप ले लीजिए, ये तो था बड़ा नंबर, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 0.320056 और ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप अप्रोच कैसे लिखोगे, तो इसके लिए क्या करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है, लंबा करोगे, इस तरह से करोगे, वो नहीं करोगे। नोटेशन जो है उसका सिस्टम है कि आप यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर दो आप, तो क्या किया आपने 3.2 कर दिया, इसको ले जाने के लिए क्या किया आपने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 10 से आपने डिवाइड भी किया। अब 10 से डिवाइड करना मतलब होता है पावर टू 1, ऊपर ले जाओगे 10 to the power -1 हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स को, क्योंकि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आप देखोगे आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिले जो बहुत ही ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस में आते हैं, जैसे एवोगाड्रो नंबर तो मैंने दिखाया, एटम का मास हो गया,
या प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, या आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये सारे के सारे वैल्यूज इसी नोटेशन के हिसाब से लिखे जाते हैं। छोटे वैल्यूज हैं उनके लिए नहीं भी लिखने से चलता, लेकिन चूंकि एक रूल बना है तो याद रखना होगा कि एक डिजिट के बाद में डेसिमल और उसके बाद बाकी सब को आप पावर्स में दे दीजिए। वो नेगेटिव पावर भी हो सकता है और वो पॉजिटिव पावर भी हो सकता है। यही है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन तो समझ गया। साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर्स को कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं आपके साइंटिफिक नोटेशन में अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो एग्जाम्पल एक देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिखा रहा हूँ आपको। ये है एग्जाम्पल, क्या है मैं लिखता हूँ आपके लिए। तो 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 5, इसको आप ब्रैकेट में कर दो, और दिया हुआ है 6.9 10 टू द पावर 8। इसको आपको मल्टीप्लाई करना। मैं एक चीज़ बता दूं, अक्सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इन कंपैरिजन टू आपका क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे लेकिन एक साइंटिफिक नोटेशन हम देखते हैं कि ये दोनों प्रोसेस यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको ईजियर लगेंगे देन योर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। पहले 5.6 इंटू 6.9, ठीक है, ये कर लो, क्लबिंग कर लिया एक ब्रैकेट में, और इधर ब्रैकेट में समझने के लिए ब्रैकेट कर रही है। तो 10 टू द पावर 5 एंड 10 टू द पावर 8, ये दो कर दिया। अब इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। सिंपल डेसिमल प्लेसेस वाले मल्टीप्लिकेशन आप देखो, 2 डेसिमल्स हो जाएंगे, यहाँ पे एक प्लेस, यहाँ के लिए एक प्लेस। अल्टीमेटली इसका आंसर है 38.64। यहाँ पर क्या करोगे आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ये जो दोनों आप बेस देख रहे हो सेम है 10, तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ भी कह सकते हो कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स आर एडेड। यहाँ पर 10 जो है बेस है, तो पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, 38.64 10 टू द पावर 13। तो हो गया, आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको डेसिमल कहाँ रखना है। डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेसेस ऑफ, यहाँ पे नंबर है 2 डिजिट्स है, उसके बाद डेसिमल आपको कितने प्लेस के बाद रखना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए। वहाँ पे करने के लिए क्या करना होगा, आपको 10 टू द पावर 1 से डिवाइड करना होगा। तो आप जितना से डिवाइड करते हो उतना से तो मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका नंबर का वैल्यू चेंज ना हो। तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इधर आने पे 3.864 10 टू द पावर, अब ये दोनों पावर्स भी ऐड हो जाएंगे 10 टू द पावर 14। इस तरह से हम इसको देखते हैं। क्लियर हो गया? अब एक और एग्जांपल उसी का है, मैंने मल्टीप्लिकेशन का ही है। तो यहाँ पे 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 लिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 2.5 10 टू द पावर -6 लिया हुआ है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9.8 इंटू 2.5 करोगे आप पहले, और उसके बाद 10 टू द पावर -2 एंड इंटू 10 टू द पावर -6 करोगे। देखिए यहाँ पर ये जो आंसर आया कितना आया, 24.5 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों ऐड करने से -8 आया, ठीक है। लेकिन मेरे साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ये आंसर नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, इस डेसिमल को मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाई 10 भी करना होगा, तो पावर टू 1, ठीक है। समझ में आ रही है? अब देखिए ये तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2.45, ठीक है, और ये जो है दोनों ऐड अप होंगे तो -8 एंड +1 है, +1 यहाँ पे है। तो जितने से यहाँ पे डिवाइड करोगे आप उतने से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर से, तो ये -1 है, तो ये 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। तो ये आंसर है 2.5
इंटू 10 टू द पावर -7। अब एक डिवीजन का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो डिवीजन क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इस सेक्शन को तो पहले आप काम कर लो, क्या करोगे तो उसका आंसर आता मैं बता दे रहा हूँ। उस सेक्शन को आप करोगे, पर दिखा दो, ऐसे कर देंगे 2.7 अपॉन 5.5 कर दोगे और इनटू ये देखिए ये ऐसे लिखिए आप 10 टू द पावर -3 इंटू ऊपर लिखिए तो 10 टू द पावर -4 कहलाएगा। इन दोनों को आप करोगे डिवाइड तो आंसर आता है आपका 0.4909 और उधर 10 टू द पावर -7 आ गया। अब समस्या ये कि क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक डिजिट तो आपके साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है? इधर होने से होगा नहीं, आपको डिजिट को लाने के लिए मैंने डेसिमल को इधर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर 38 पॉइंट था 38.6, तो मैं डेसिमल को इधर लाया, डिजिट को थोड़ा इधर ले गया, डेसिमल को ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। इधर ले जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 टू द पावर 1 प्लेस ले जाना है तो 1 से। तो जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने से आप डिवाइड भी करोगे, ये वाला पोर्शन हटेगा और बन जाएगा ये क्या 4.909 10 टू द पावर -7 बन जाएगा और एक और -1 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा 4.909 10 टू द पावर -8। ये आंसर आपका करेक्ट फॉर्म में है जो साइंटिफिक नोटेशन को ओबे कर रहा है। तो ये थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स। अब मैं कहा कि ये थोड़ा इजियर था, क्यों इजियर था? इसको तो सिंपल आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो डेसिमल है, तो दूसरी बात है कि वो तो आप बचपन से करते आ रहे हो। यहाँ पे बात था कि पावर्स की, तो पावर्स जो रहेंगे जिस साइन में रहेंगे बस ऐड अप कर लीजिए। प्लस साइन में तो प्लस साइन में ऐड हो गए, यहाँ पे माइनस साइन में थे तो माइनस साइन में, यहाँ पे दोनों अलग अलग थे तो यहाँ पे भी सेम है माइनस माइनस। जहाँ पे अलग अलग होंगे तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे अलग अलग थे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस दोनों सही है, तो सब अगर अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या नहीं, पावर्स को या तो ऐड कर देना है अगर साइन दोनों का इक्वल है सेम है, अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके उसका पावर 10 के ही फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। अब चले आते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इनमें एक ध्यान रखने की बात, इसमें कहा ना कि यहाँ पे, बल्कि मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी थी। इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ 6.65, एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। 10 टू द पावर 4 और दिया हुआ है प्लस करना है 8.95 10 टू द पावर +3। तो ये दोनों दिए हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए उसमें तो ऐड अप कर दिए थे पावर दोनों का, इसमें नहीं कर सकते, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन के लिए तो दोनों को सेम होना चाहिए, सेम तो है नहीं। तो क्या उपाय किया जा सकता है सेम करने के लिए? एक उपाय किया जा सकता है कि या तो इसको 3 कर दीजिए या इसको 4 कर दीजिए। मैं इसको 4 कर देता हूँ, कैसे करूँगा देखिए। यहाँ पे 4 करने के लिए क्या करना होगा, 10 टू द पावर +1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपको 10 टू द पावर 1 से डिवाइड भी करना होगा। तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ पे चला आएगा, बन जाएगा क्या 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4। अब समस्या समाधान हो गया। 10 टू द पावर 4 यहाँ पे है, 10 टू द पावर 4 यहाँ पे है, दोनों को कॉमन ले लीजिए आप। 6.65 प्लस 0.895 ले लिया आपने एक साथ में, और कॉमन ले लिया आप 10 टू द पावर 4। इससे क्या हुआ आपको फायदा, इन दोनों को ऐड कर लोगे आप, ऐड कर लोगे तो आपका आएगा
आप ऐड कीजिए तो आ जाएगा, यहाँ पे 0 देना पड़ेगा तब ऐड कर सकते, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है तो 0 पॉइंट कितना आ जाए 7.4545 इंटू 10 टू द पावर 4। ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाले का एडिशन का। अब सब्ट्रैक्शन भी दिखा दें आपको एक, क्या देखते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, माइनस साइन ये ब्रैकेट में कर देता हूँ समझाने के लिए, ब्रैकेट में नंबर सा लगा लगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये करना है। तो एक रूल बना लीजिएगा कि जो हायर पावर है ना उसी तरफ जाए, तो जैसे ये 3 और 4 कौन सा हायर पावर था, तो 4 हायर पावर था तो आप हायर पावर की तरफ चले जाइए, इसको 3 को मैंने 4 कर दिया। यहाँ पे हायर पावर कौन सा है, -3 एंड -2 में -3 नहीं -2। आप अगर नंबर लाइन जानते हो, नंबर लाइन 0 होता है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर आप आओगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए कौन, इधर जाओगे तो हायर नंबर्स आएंगे। तो देखते हैं आप -3 जो है छोटा है -2 से, तो आप -2 में करने की कोशिश कीजिए। -2 में इसको कैसे करोगे आप, पहले इसको लिख लेते हैं पहले। अब -2 में कैसे करेंगे इसको, 10 टू द पावर -2 में करना मुझे ना इसको, इनटू, तो एक तरह से मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना नहीं कि डिवाइड करना होगा, तो ये डेसिमल इधर चले जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं। टेन टू द पावर -2 है, 10 टू द पावर -1 इंटू मुझे 4.8 करना है। अब ये जो है एक्चुअली ऐसे हो जाएगा 10 टू द पावर -2 इंटू, मैं इस पोर्शन को लिख रहा हूँ, केवल इस पोर्शन को समझाने के लिए अलग से मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नहीं लगे कि कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ये जो है 10 टू द पावर -1 का मतलब होता है 4.8 अपॉन 10 हो जाएगा, तो आप जानते हो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 इंटू 0.48। तो ये आंसर आया, मैंने ये आपका उसका रिड्यूस करने के बाद ये समझ में आया। यहाँ पे 2.5 10 टू द पावर -2 और माइनस यहाँ पे आप लिखोगे कौन सा, ये लिखोगे 0.48 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हम पोजीशन में आ गए 2.5 10 टू द पावर -2 माइनस 0.48 10 टू द पावर -2। अब यहाँ से दिक्कत नहीं है क्योंकि एक बार आपको ये दोनों कॉमन मिल गए, ये कॉमन मिल गए, तो आप इनको अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2.5 माइनस 0.48 कीजिएगा, इसको तो आप जानते हो करना, लोअर क्लासेस 10 टू द पावर -2 कॉमन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है आपका 2.02 10 टू द पावर -2, और ये आंसर होगा। ये मैं एक तरीका सिखा रहा था कि कैसे आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को दिया गया है, ऐसे एक्चुअली ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो घबराइए मत। ये आप जब कैलकुलेशंस करते हो ना, फिजिकल केमिस्ट्री होगा या आपके फिजिक्स में भी, तब ये मेथड आपको पता होना चाहिए, तभी आपके आंसर्स राइट आएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन आप सीख गए हो। साइंटिफिक नोटेशन में दो पार्ट आपने देखा, एक तो नंबर का पार्ट और दूसरा मल्टीप्लिकेशन करके 10 टू द पावर समथिंग लिखा होता है। तो 10 टू द पावर वो ऑर्डर ऑफ द आपका नंबर हो गया, लेकिन वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो फर्स्ट पार्ट में ही होता है।
2.78 लिखा हुआ है तो वो उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे वो काउंट को बताएंगे, मैं रूल्स बताऊंगा। और 10⁻16 लिखा हुआ है उसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर अलग चीज़ हो गया और सिग्निफिकेंट फिगर्स खोजना अलग हो गया। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स खोजेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस बच्चों में होती है। प्रॉब्लम ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कब हम ज़्यादा ध्यान देंगे कब नहीं देंगे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली ये कोई एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो उस समय की बात ज़्यादा होती है, ना कि आप वैल्यू जानते हो और जस्ट आपको लिखना है। वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूएशन आती है, नंबर 5 में देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक 1 to 4 जो रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स किसके लिए हैं? आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें आपका क्या है, कुछ पार्ट सर्टेन है और एक पार्ट आपका सिग्निफिकेंट भी। फिगर में ज़्यादातर क्या होता है कि सर्टेन और सिग्निफिकेंट में अंतर, सर्टेन एंड अनसर्टेन दूसरा चीज़ हो गया। कोई भी नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं जनरली आपके जितने सारे नंबर्स होंगे सर्टेन होंगे लास्ट वाले को छोड़ के, माने सर्टेन फिगर्स प्लस 1 अनसर्टेन फिगर जिसका वैल्यू ±1 हो सकता है। तो वो लेकिन वो अनसर्टेन फिगर भी आपको क्या पकड़ना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में ही पकड़ना होगा। तो अनसर्टेन और सर्टेन से इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट नहीं बन रहा है। सिग्निफिकेंट रूल है कुछ जिससे कि हम काउंट करके बताएंगे ये सिग्निफिकेंट है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पहला रूल है नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हों आप जैसे भी लिख दो, जैसे आप लिखते हो 69 तो ये नॉन जीरो दोनों है, तो ये दोनों ही सिग्निफिकेंट है। तो कितने होगा ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। उसी तरह से आप लिख देते हो 6 4 5 9 तो इसमें आप लिखोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप लिखते हो 6 8.0 जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हम रूल्स में सिखा रहे हैं नॉन जीरो। तो 9 5 8 1 2 3 4 5 डेसिमल है यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको देगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मान लीजिए लिखते हो 7 6 9 6 0 नहीं लिख सकते हैं 9 6 और डेसिमल आपने कहाँ दे दिया, आपने डेसिमल यहाँ पे दे दिया। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब चले आते हैं सेकेंड रूल में, zeros preceding the first नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब नॉन जीरो का मतलब आप समझ गए, नॉन जीरो का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक के जितने डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे नॉन जीरोस होंगे। तो वैसे कुछ भी आप लिख दिए हो, आप लिख दिए हो 6 5 8 कुछ भी आपने लिख दिया 5 फिर, हाँ उसके आगे आपने ये जीरो लिखा, ये जीरो लिखा, ये जीरो लिखा, ये सारे के सारे जीरोस नहीं काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये सारे के सारे काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने मिलेंगे, आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख देते तो क्या होता, 0.06585 तो क्या होता, तो भी कुछ नहीं होता। ये दोनों प्रीसीडिंग है जीरोस, इनको काटिए, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो है ये बनाते हैं आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही बात कही जा रही है कि आपको ऐसे दिया हुआ है 0.00025 तो ये प्रीसीडिंग जीरोस हैं तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल हम इनको ही काउंट करेंगे और हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब चले आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले में। थर्ड में क्या है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब नॉन जीरो डिजिट्स आप ले लिए हो, उनके बीच में जितने भी जीरो जाएंगे उनको लेकिन काउंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लिखते हो 70565 ऐसे लिखे 70065 तो 7 है एक नॉन जीरो, 6 है एक नॉन जीरो, इसके बीच में आपको मिल रहा है 2 जीरोस। अब इन जीरोस को काउंट आप करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 5 तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी हो गए। आप ऐसे लिख देते हो 60.65
इसमें डेसिमल के आगे है, डेसिमल के बाद जीरोस हैं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। क्या देखना मुझे, एक नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो है, उनके बीच में जीरोस है तो क्लब्ड है, क्लब्ड होंगे तो इनको काउंट करेंगे और क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 आपके 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये थर्ड रूल भी समझ में आ गया आपको। फोर्थ रूल देखें, zeros at the end or right of the number are significant provided on the right hand side, provided they are on the right hand side of the decimal point। decimal point आप दे देते हो, जैसे 60.250 आप लिख रहे हो, अब 00 जितना लिख लेते हैं डेसिमल यहाँ पे, और आपको क्या मिल गया, नॉन जीरो नंबर आपको मिल गया, ठीक है ना। नॉन जीरो नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, आप यहाँ पे देखोगे जीरोस के आगे, अब ये तो क्लब्ड है, ये इसको तो आप काउंट करो यहाँ से, इसके लिए आप देखो इसके पहले कोई नॉन जीरो है कि नहीं, कभी भी मिलता है कि नहीं, ये नहीं है तो यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ ये जीरोस होते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है नॉन जीरो। तो अगर नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है और डेसिमल के बाद में हजारों आपके जीरो आए तो हजारों को ही काउंट करके हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ऐसे में लिखता हूँ 1, तो देखिए डेसिमल के बाद में ये ले लीजिए, अच्छा इसको एक मिनट, अच्छा इसको ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे होता 6.000, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास एक नॉन जीरो है। डेसिमल के बाद जितने जीरोस राइट हैंड साइड में होंगे सबको काउंट करके आपको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी कि आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहा है। एक चीज तो क्या राइट हैंड साइड में जितने नंबर के बाद में जीरोस होंगे, अगर नॉन जीरो नंबर है, डिजिट है, तो क्या जीरो रखने पर उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपका होगा दिमाग खराब, क्योंकि अभी तक तो हम ऐसा नहीं देखे थे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 69,000। किसने कहा कि 69,000 कोई वैल्यू हमको ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कहलाएंगे? आपके हिसाब से तो 5 होना चाहिए, नहीं, याद है डेसिमल नहीं है यहाँ। डेसिमल अगर नहीं है, क्या कहा था, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ है, नहीं है, तो नॉन जीरो होते हुए इसके राइट हैंड साइड में जो 3 जीरोस हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये 96 ही कहलाएगा। 96 लिखिए, या आप 960 लिखिए, या 96 ऐसे लिखिए, या फिर आप 96 जो लिखा हुआ वो लिखिए। सबके पास में आपके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई अंतर, यही आपको समझाना मैं चाह रहा था, समझिए। अगर आपके पास डेसिमल नहीं है तो उसकी रियल नॉन जीरो के बाद में जो भी जीरो है उसको काउंट करें, तो आपको अजूबा लग रहा होगा, सर तो क्या मैं कल से एक नंबर लाऊंगा और 100 नंबर वाले के बराबर हो जाऊंगा? तो क्योंकि जिसको 100 मिला, किसी को 10 मिला और किसी को 1 मिला, तो सिग्निफिकेंट तो उसको 1 ही माना जाएगा ना। कितना माना जाएगा? 1। तो आपका क्वेश्चन सही है कि कल से क्या मैं 1 लाऊंगा और जो 100 लाएगा दोनों बराबर मार्क्स कहलाएंगे और दोनों के? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये क्या है, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तब की वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर ये रूल चलता है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन से, आपके मेजरमेंट से जो वैल्यूज आते हैं उसमें ये रूल चलता है। इट इज़ नॉट फॉर अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, या कोई ऑब्जेक्ट का वैल्यू। आप फिक्स वैल्यू, सर ने दे दिया आपको 100, आपको दे दिया है 50, आप उसमें तब्दीली नहीं करोगे, वो फिक्स है, एकदम फिक्स्ड है। जैसे कि ये फिफ्थ वही बता रहा है आपको कि ये जब आप मेजरमेंट्स करते हो तब ये बात आती है। आप मेजरमेंट्स नहीं कर रहे हो, अगर आपको वैल्यूज दिए हुए हैं तो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, भले वो डेसिमल में क्यों ना हो।
जैसे मान लीजिए एवोगैड्रोस नंबर हम लोग कहते हैं 6.023 10 to the power 23, तो क्या उसमें कितने आपके आप कहोगे कि सर देखिए 6.023 10 to the power 23 लिखा हुआ है सर, तो ये तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। और ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में अब बता देंगे हम कितना 1 2 3 4, नहीं रॉन्ग, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एवोगैड्रो नंबर रोज ऑब्जर्वेशन में चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है क्या? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या चेंज होता है क्या डेली? वो फिक्स्ड है, हम लोग बता दिया गया है। तो हमने आपके पास तिजोरी में जितना रुपया है अब फिक्स है, वो अब आप प्लस माइनस 1 नहीं कर सकते हो, 1 रुपये बढ़ा नहीं सकते, 1 रुपये कम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे आपके मार्क्स दिए वो दूसरी बात है, आप स्क्रूटनी के लिए दोगे तो फिर सर कुछ मार्क्स देंगे, दूसरी बात है, लेकिन जो दे दिया गया वो फिक्स्ड है आपका, फिक्स्ड वैल्यू या ऑब्जेक्ट की वैल्यू। जैसे आप कहेंगे 20 अंडे लाओ, तो आप 20 पॉइंट समथिंग नहीं लाओगे ना, ऑब्जर्वेशन नहीं आ सकता है वो, 20 के आसपास कुछ आ गया, ऐसा आ सकता है, नहीं आ सकता। इन दैट केस जब आसपास कुछ आ सकता है वैल्यू ऑब्जर्वेशन में, तब इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यूज में चेंजेस, रूल्स जो के हिसाब से होंगे, और वो है 1 to 4। क्लियर हुआ? ये जो फिफ्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डिफरेंस करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि अगर आपका कांस्टेंट वैल्यू या कोई ऑब्जर्व नहीं, आपका कोई गिवन वैल्यू है, काउंटिंग क्या हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आपका जो ये जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो मान्य नहीं रखता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पर इन दिस केस इनफाइनाइट, कुछ भी लिख दो आप, इनफाइनाइट। और जैसे यहाँ पे देखिए 2 बॉल लिखे हुए हैं और 20 अंडे लिखे हुए हैं, तो आप 20 अंडे को ऐसे लिख सकते हो। अब लिखते जाओ दुनिया का जितना जीरो है अप टू इन्फिनिटी, तो आपका ये आ जाएगा। उसी तरह से अब 2 बॉल लिखे हुए हैं तो आप ऐसे लिखते जाओ, जो कॉन्टिन्यूस लिखते जाओ ऐसे। अब जितना लिखना है आप कॉन्टिन्यूस अप टू इन्फिनिटी लिखो। तो आपका अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, कोई एग्जांपल दिया गया कि इतने बच्चे आए क्लास में, तो आप मत करिएगा सर तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना, फिगर कितना हो, नहीं, जो उसके तो आप डेसिमल लगा के 0 से बैठा दीजिए, काउंट नहीं करना है। इनफाइनाइट उसका क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नंबर काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो आपके पास 96,000 रुपया अगर होता तो वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ मेजर कर रहे थे, वहाँ पे 96,000 सेंटीमीटर मिलीमीटर आया है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। किसी का कहेगा नहीं सर थोड़ा सा 1 पॉइंट डेसिमल छूट गया, और एक थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा देखिए फिटिंग नहीं होगा, तब जाके देखिएगा। तो वो सब जो है कम बेसी होने के ऑब्जर्वेशंस की बात है, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूल आती है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और आपका जो साइंटिफिक नोटेशन के जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो हमने सीखा, दोनों में बातों में अंतर है। वहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का अभी मैं सीखे हमने जो सीखा है वो साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स दिए हुए हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे सीखा है। लेकिन अगर हमको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, तो उसके लिए दूसरा रूल अप्लाई होगा। क्या रूल? क्योंकि वहाँ पे ये पावर वाला सेक्शन, यानी कि कहने मतलब ऑर्डर वाला सेक्शन तो नहीं देंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर तो ये है आपका, तो इसके रूल को सिखाएंगे उसमें। तो पहले तो सिखाने के पहले तो मैं और थोड़ा आपको तैयार कर दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपका नॉलेज क्लियर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। ओके, अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल एक लेते हैं छोटा सा, और उससे कोशिश करते हैं जानने की कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक 2.00 kg, और मैं कह रहा हूँ कन्वर्ट टू ग्राम्स, ठीक है। तो ग्राम में कन्वर्ट करना, और आपको ये भी पता, मैं दे रहा हूँ, नहीं पता है तो, कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो आपको पता है, लेकिन मैं दे दिया कि आपको गलतफहमी ना हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है बात। अब देखते हैं इसके कुछ ऑप्शंस मैं देता हूँ। जैसे एक बच्चे ने आंसर दिया मुझे, मान लीजिए मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ, किसी बच्चे ने दिया मुझे, उसने कहा सर ऐसे लिख दीजिए इसको 2000, 2 kg है ना, तो 1 kg का 1000, तो 2 kg का आप लिख दीजिए 2000 ग्राम। बात सही है,
चलिए लिख देते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा सर नहीं, ये काम कीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए, ऑर्डर फॉर्म में जैसे साइंटिफिक नोटेशन होता है ना, उस फॉर्म में लिख दीजिए आप। तो 2 इंटू 10⁻³ कर दीजिए, 1000 के बदले में ऐसे लिख दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो ये भी तो बात सही है, मैं गलत भी काट सकता हूँ। तीसरे बच्चे ने कहा सर ऐसे करते हैं ना, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 2.0, और क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बताया गया था, ठीक है, कि ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे लिख के उसके बाद हम क्या करते हैं, 10⁻³ कर दो, और फिर एक बच्चे ने मुझे कहा सर ऐसे लिखे ना आप। मैंने कहा कि तो वैसे ही लिख रहे हो। नहीं सर, इसमें आप 10⁻³ कर दीजिए। हाँ, तो मैंने कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा बच्चा सही है इसमें, कौन, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो 4 दे दिया मैंने आपके। नीट के एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, 5th तो होता नहीं कि ऑल ऑफ द अबव दे दूँ। 4 ऑप्शंस हैं, इसी में से मुझे एक को राइट करना है। याद रखिएगा, नीट के एग्जाम में मोर देन वन, अगर वन मल्टीपल आंसर्स वाला नहीं बोल रहा हूँ, वन ही आंसर वाला अगर सिलेक्शन है, मोर देन वन आंसर्स आपको सही लग रहे हैं, हो सकता है सही हो संदर्भ, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर को ही मानते हैं सही। हो सकता है आपके देखने में नजरिए में ये अगर ऐसे सोचा जाए तो वो भी तो आंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है वैसे, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर होगा उसी को हम लोग लेते हैं एज द राइट आंसर। एक ही तो चॉइस आपको लेना पड़ेगा। अब 2 को टिक करके तो करोगे तो बबलिंग तो मशीन पकड़ेगा ही नहीं, वो तो कैंसिल कर देगा आपको, -1 कर देगा या 0 देगा, जो भी दे, तो 0 देगा, सॉरी, तो कैंसिल कर देगा, तो ये आपका 4 मार्क्स चला जाएगा। आप जानते हुए भी आपको नहीं मिले तो उसे पहले देखिएगा, जज कीजिएगा, पहले आंसर्स 2 आंसर्स आपको मिल रहे तो उसे जज करना होगा, ये बेटर है, अब उस बेटर को लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर समस्या है। अब एक तो है कि देखिए सारे के सारे आंसर सही हैं, अब तो बेस्ट आंसर कैसे पकड़ेंगे, तो रूल पर चलेंगे। रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल हम अप्लाई करते हैं, इसको महसूस करते हैं कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मुझे दिया गया है, ऑब्जर्व करके कहीं वजन किया गया था, उसमें ये आया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, तो 2 है यहाँ पे, नॉन जीरो, डेसिमल आ गया, उसके बाद जीरो। लेकिन अगर एक नॉन जीरो आ जाता है तब तो जीरोस उसके बाद के, डेसिमल के बाद वाले भी काउंट होते हैं। जितने भी जीरोस आप डेसिमल के पीछे क्यों ना रख दो, मैंने राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हमको ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर दिखा। अब चलते हैं इन तीनों में, चारों में, सॉरी। तो ये देखो 2000 लिखा हुआ है, हमने कहा कि अगर डेसिमल नहीं है, नॉन जीरो खाली है, विदाउट डेसिमल नॉन जीरो है, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे। तो उस हिसाब से तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, तो मेरे कितने बन गए यहाँ पे, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही केवल बना। फिर मैंने कहा कि आपका ये जो है तो ऑर्डर है नंबर का, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में आता ही नहीं है, काउंट किसको करेंगे, इसको करेंगे। यहाँ पे कितने सारे दिए हुए, तो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, उसके बाद डेसिमल आता है, तो उसके नॉन जीरो आ गया नंबर, तो डेसिमल के बाद वाला 0 काउंट होगा। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस, मैंने 2 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ये तो ऑर्डर हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलते हैं। फाइनली हम लास्ट वाले में चलते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 है नॉन जीरो, और उसके बाद आपका ये दोनों 0 काउंट होंगे, और हमारे बनाते हैं ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि इसको ओमिट करके रखेंगे क्योंकि ये ऑर्डर है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर और वैल्यू मिलता है, तो हम तो बेस्ट पॉसिबल आंसर ये बनता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैं क्लियर करने के लिए ये कहा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप कभी भी यूनिट चेंज करें, जैसे यहाँ पे केजी में था, यहाँ पे ग्राम में है, जो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है वही सिग्निफिकेंट फिगर आपका यहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लिख देता आपको 0.2 ग्राम्स, तो आप क्या लिखोगे, 0.2 ग्राम्स को क्या लिखोगे आप, केजी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर ऐसे करते हैं, इसको 0.2 को 1000 से डिवाइड करते हैं
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या करते हैं सर, अब डेसिमल्स को ले जाते हैं 1 2 3 प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ गया, यानी कि 0 1 दे दीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे पहले 0 बैठाइए और ये 0 पहले से है और ये लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितने डेसिमल एस एफ है, ये है सर एस एफ आपका 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, क्यों, ये 0 बिफोर नॉन ज़ीरो है, और ये कितना है, ये भी आपका 1 है, तो ये चलेगा। तो सर ऐसे चलेगा क्या, ऐसे कर देते हैं ना, दूसरा तरीका एक आप बता रहे थे जो सर कि ये जो है ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 0.2 रखें, 0.2 और 0.2 है। आपने कहा कि 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करने के लिए कहा ना आपने, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 10 टू द पावर -3। वेरी गुड, क्योंकि आपको तो इसको देखना नहीं है, ये तो अभी भी आपका क्या है, अभी भी उतना ही है, कितना 1 SF, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। किसी बच्चे ने कहा सर एक और काम कर सकते हैं, तो मैंने कहा क्या कर सकते हो, तो सर ऐसे करते हैं 0 पॉइंट नहीं तो आपका साइंटिफिक नोटेशन है नहीं सर ये एक्चुअली, हम हाँ ये भी बात सही है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको इधर से इधर ले जाते हैं, इधर ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनाएगा उधर जाएगा, 10 टू द पावर लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 टू द पावर 1 आ गया, तो ये हो गया आपका सर 2.0, ठीक है ना ऐसे। और ये 0 आप लिख सकते हो सर, नहीं तो छोड़ दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो आपका मल्टीप्लाई करके आप यूटिलाइज कर लिए, तो ये वाला जो जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी -4, क्योंकि ये जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 भी आप लिख सकते हो। तो अब सर ये सही है कि नहीं है, क्योंकि नोटेशन के हिसाब से साइंटिफिक नोटेशन में तो ऐसे ही लिखते हैं ना, 10 टू द पावर -4। तो अब इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन एकदम सही है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका एस एफ कितना था 1, यहाँ पे अब नॉन जीरो के बाद में एक 0 आ गया, नॉन जीरो के बाद में डेसिमल के बाद में 0 आ गया, तो इसका एस एफ कितना हो जाएगा, इसका एस एफ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये रॉन्ग हो गया, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको यूनिट कन्वर्शन भी करना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को भी अप्लाई करते हुए सेम सिग्निफिकेंट फिगर रखना होगा। तो ये वाला साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से आप सही लिखे हो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से रॉन्ग हो गया। बाकी ये दोनों सही थे। क्लियर हुआ, बहुत गहराई से सोचिएगा और अच्छी तरह से इस बात समझिएगा। लेकिन अब इतना गहराई समझना तो दूसरी बात, ये तो कन्वर्शन की मैं बता रहा था, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आज के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स समझना या पहचानना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आप लोग। तो ट्रिक क्या है देखते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे नॉन डेसिमल, और यहाँ पे लेते हैं नॉन डेसिमल, और यहाँ पे लेते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ये बात पहले अलग अलग कर लेंगे तब बात को समझ पाएंगे। नॉन डेसिमल नंबर्स में देखिए क्या देखेंगे, तो नॉन डेसिमल क्या होता है, इसमें डेसिमल लिखेंगे ही नहीं। तो इसके लिए रूल है कि आप स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो, ठीक है, डिजिट एंड गो टिल लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। ये पहले आप समझ लो, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड एंड जाओ कहाँ तक, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। 906
ऐसे मैंने लिखा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कौन सा है, ये है, लास्ट कौन सा है, ये है, तो सारा का सारा जो है इसमें काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके इसके एसएफ जो होंगे कितने होंगे, 7 होंगे। अब मैं देखता हूँ और 9 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, ये है, लास्ट कौन सा है, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करूंगा, इसको नहीं काउंट करूंगा। तो वन यहाँ पे जीरो था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। फर्स्ट मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, फर्स्ट नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। इनके बीच में जो भी कुछ आए मैं नहीं देखूंगा, मैं बस काउंट कर लूंगा। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसको देखा और लास्ट इसको देखा, तो इनके बीच में जितना आएगा मैं सब ले लूंगा उनको इंक्लूड करके, और बाकी सब चीज़ को छोड़ दूंगा। सब चीज़ क्या जीरोज बचेंगे आपके। और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए 0 6 5 0 9 5 0। यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ शुरू होता है, लास्ट यहाँ पे आता है। तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5। तो इसका होगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसी तरह से आप देख लीजिए, आप लिखते हो 6 5 0 0 0 0 ऐसे लिख दिया। फर्स्ट कहाँ, यहाँ है, लास्ट कहाँ, यहाँ है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, बेकार हो गए। इसी से ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का ही नंबर कहलाएगा। उसी तरह से हम लोग और देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 5 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। तो इसके बीच में जितने लोग हैं सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो 5 एसएफ होगा सिग्निफिकेंट, और ये सारे नहीं होंगे। ये सबसे सिंपल रूल है। अगर आपका नॉन डेसिमल नंबर है तो आप ये रूल अप्लाई करो, अगर डेसिमल है तो क्या करोगे आप। तो डेसिमल में एक चीज मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, यही लिखा था मैं, कहाँ पर ये, या डिजिट का, डिजिट डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट। बस सेकेंड वाला पार्ट इसका, ये जो एरो के बाद में लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ये आपको नहीं देखना। इसका मतलब सर, तो देखिए 0.0256 लिखा हुआ है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये है। अब यहाँ से शुरू कीजिए आप 1 2 3, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0.025860 स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जीरोस भी काउंट हो गए, एंड में भी है तो कोई 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। अगर ऐसे दिया हुआ है 0.28 0.028 लिखा हुआ है, 0065900, तो आप देखोगे कि ये है फर्स्ट आपका नॉन जीरो डिजिट। तो इसको कैंसिल करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है आपको 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि देखिए, अगर आपका ये नॉन डेसिमल है, उसके सामने कुछ भी आ जाए जीरो से, तो भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर उसके सामने और पीछे दोनों तरफ जीरोज आ जाए तो भी ये दोनों काम के नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ऐसे डेसिमल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद फिर जीरोज हैं, तो ये पहले वाले तो कोई काम के नहीं है, लेकिन बाद वाले काम के हैं। तो यही डिफरेंस है। ये नॉन डेसिमल और डेसिमल सेक्शन 2 कर लीजिएगा, और उसके बाद ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये देखिए अलग से हाईलाइट किया हुआ हूँ, राउंडिंग अप जो करते हैं ना, राउंडिंग अप, वो नियम भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो ये सिस्टम कुछ भी कर लेते हैं हम लोग, राउंडिंग अप सिस्टम जो है वो बताऊंगा
उसको भी यूज करना होगा। पहले नंबर क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल क्या अप्लाई करना है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्रिंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये खतरनाक सेंटेंस है, समझ में नहीं आया, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। देखिए एक नंबर लेता हूँ मैं, पहले एडिशन देता हूँ, 480 लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 4.1 और एक लिखा हुआ है 6.21, ठीक है, ये दिया हुआ है एक नंबर और कहा गया तीनों नंबर्स को ऐड कीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, 0, यहाँ पे तो आप लिखोगे 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे, क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आप लिखोगे 9, ठीक है। यहाँ पर अब क्या लिखोगे 7, ठीक है, और यहाँ पे 10, 12 लिखो तो आंसर आपका हो गया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के हिसाब से ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अब याद रखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल की बात कहेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं कि हम डेसिमल की बात कहेंगे। लीस्ट डेसिमल जिसके पास है, लीस्ट डेसिमल किसके पास है, प्लेस, मैंने हम प्लेस की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे है ना, ये फर्स्ट प्लेस पे है, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है, ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक गया है, ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। लीस्ट जिसके पास है उसी का ही वैल्यू हम उसी के हिसाब से आंसर लिखें। तो मेरा यहाँ पे होना चाहिए ये, ठीक है, इन दोनों को ऑफ करते हैं, नहीं ये भी रॉन्ग है। अब इसमें क्या हो गया, रूल तो वही कहा है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्रिंट या डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जितने ओरिजिनल नंबर्स हैं और उसमें से सबसे छोटे के पास में जो डेसिमल होगा, जो प्लेस, उसी को लेना है। तो मैंने किया, सही हो गया, नहीं मैंने एक और बात कहा, राउंड अप करना होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है आपका 9 है, तो 9 जो है अगर 4 तक है तो ठीक है 7 ही होता है, लेकिन 5 या 5 एंड अबव होता है तो राउंडिंग और थोड़ा मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लूँगा। तो ये आपका ये आंसर बनेगा, ये आंसर है आपका, नॉट ये 7। तो आपको लाना है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही, लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल जिसमें भी आपको 3 यहाँ पे नंबर्स है ना, 3 को ऐड के हमने किया, सब इनमें तीनों में से सबसे कम किसके पास डेसिमल प्लेस ऑफ है नंबर, वो है बीच वाले के पास में, सेकंड वाले के पास में, उसका 4.1 फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही है। तो आप फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही आंसर लिखिएगा। जैसे आप मान लीजिए सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं तो लिखा हुआ 3.46 लिखा हुआ है 0, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मान लीजिए 2. सिंपल दे रहा हूँ मुझे तो वो दिखाना नहीं है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 0 लोग कहेंगे कि मत लिखो, अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बाद में रूल्स तो देखें पहले, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये तो ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो नंबर है ये दोनों में, इसके पास 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है नंबर डिजिट्स हैं, और इसके पास 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है। तो 2 प्लेसेस वाले को हम लेंगे, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास में, कहने मतलब 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 के नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे भी ऑमिट कर दूंगा राउंड अप करने में, और आंसर में यही लिखूंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या बात करेंगे, वहाँ पे बात करेंगे डेसिमल्स की बात करेंगे। क्लियर हो रही? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कहने मतलब कि आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, पहले 2 ही का पकड़ लेते हैं, अब उसके बाद फिर आंसर आएगा, फिर करोगे तो मतलब उसको एक आंसर को 2 ही पकड़ के चलेंगे। तो इन दैट केस जिसके पास फ्यूअर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी को लेकर हम उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए एक नंबर है मान लीजिए 1.25, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
और एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.5, तो इसके पास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसके पास आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 5 10 12 1 5 6, ठीक है, और इसे क्रॉस 0 1 10 1 5 और ये 2, ठीक है, तो 5 2 11 1 3। अब डेसिमल हम लोग सीखे हैं कैसे देने का, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस डेसिमल, यहाँ पे 1 प्लेस, तो ये आंसर यहाँ पे आएगा। और ये हमारा अगर लोअर क्लास का आंसर होता है क्लास 10 तक तो ये सही है। अब वो दूसरी बात है कि अगर कहा जाए 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो आप उसको राउंड अप कर लेते हो। राउंड अप के बारे में फिर डिस्कस करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे 1 प्लेस ऑफ सॉरी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्लेस ऑफ डेसिमल नहीं देखना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही चलता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होंगे, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3 4, हमको चाहिए कितना, लीस्ट वाला चाहिए। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए यहाँ से काउंट करना शुरू करना 3.1, तो ये तो 2 सिग्निफिकेंट हो गया। अब इसको देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे, ये कितना है, ये 2 है। अगर ये 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो हमको एक वैल्यू इसका बढ़ाना पड़ता, तो वो जरूरत पड़ने पर बढ़ाएंगे, राउंडिंग में सीखेंगे, वो राउंड अप तो करना पड़ेगा। समझ में आ गया, राउंडिंग के रूल्स मैं बता दूंगा, अभी पहले इसको समझा दूं। चलिए उसी से डिवीजन देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 10.500 और कहा गया कि आपसे कि आप इसको 3.0 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो क्या होगा 9 टाइम्स सॉरी 3 टाइम्स 9 1 डेसिमल दोगे आप यहाँ पे, उसके बाद लिखोगे आप क्या 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 15 खत्म हो जाएगा, और फिर 0 टाइम्स एंड 0 टाइम्स। तो आप 3.500 लिख सकते हो, 3.5 लिख सकते हो, 3.50 लिखोगे, सब आंसर आपके लिए सही है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स के हिसाब से आप इसमें देखिए तो कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए कि आप केवल इतना ही ले सकते हो। तो आंसर में आपका 3.5 ही होगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ही हमको लेना है। लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होगा उसी का हम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे इन द आंसर। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा राउंडिंग अप का रूल भी देख लेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड में देखते हैं। तो हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ रूल कैसे करते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए राउंड अप नहीं होता, राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ गलत प्रिंट किया हुआ है। राउंड ऑफ करते हैं कैसे, देखिए एक नंबर है 624.033। आपको कहा गया कि इसको आप 2 प्लेसेस तक लिखिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है कि आंसर 1 प्लेसेस तक आए या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। मान लीजिए आप कहा गया 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिखिए, तो कैसे लिखोगे, तो आप इसको जज करोगे उसके नेक्स्ट वाले थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल जो डिजिट है, ये डिजिट क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये 5 से कम है, 5 से कम है, कोई टेंशन नहीं। तो इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे 624.03, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ 7264336 और कहा गया कि आप 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड अप कर दो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपको ये देखना है। तो ये देगा आपको 6.4 और 3 चूंकि 5 से कम है, तो बस यही आंसर आपका हो जाएगा राउंड ऑफ करने पर। देखते हैं दूसरा एक नंबर, उसमें देखते हैं 5 to 6 डेसिमल 2 5 5 4। तो कहा गया 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप राउंड ऑफ करो, तो आपको कहा गया यहाँ तक कि राउंड ऑफ करके लिखो। अब देखो यहाँ पर याद रखोगे, अगर 5 है 6 बता दो 5 है, 5 के बाद कोई डिजिट है तो नो टेंशन, आप इसको सिंपल बढ़ा दीजिएगा
26.26, ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि आप 82.06 लिखा हुआ है, अब कहा गया कि 66 लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए। अब कहा गया 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ कीजिए, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए आप 82.06, चूँकि 5 से ज़्यादा होगा तो 6 ज़्यादा है, तो एक यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, ये 07 हो जाएगा। यहाँ तक तो इजी है, ये अभी तक आप जानते हो। अब मैं नया चीज़ सिखाने वाला हूँ। 25.45 लिखा हुआ है, जानबूझ के मैं अभी 0 दे रहा हूँ, ठीक है ना। 26.350 दिया हुआ है, 78.250 दिया हुआ है। अब ऐसे केस में अगर राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो आप क्या करोगे? तो पहले ये दोनों बता दूं, उसको फिर बताता हूँ। चलते हैं, ये नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ये है इवन नंबर। इवन नंबर अगर है तो 5 के बाद में अगर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 5 लास्ट वैल्यू है, जो वैल्यू कैलकुलेटेड उसमें लास्ट वैल्यू आपका 5 है। यहाँ पे क्या था, 54 था, तब हमने बढ़ाया था। लेकिन इवन नंबर अगर है 5 के पहले और 5 के बाद 0 है, यानी कि कुछ नहीं है, नहीं भी लिखा हुआ है तो भी, तो यहाँ पे ये आंसर होगा 78.2 ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उसका वैल्यू 2 से 3 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 26 पॉइंट, ये ऑड नंबर, इवन होगा तो ये नहीं बढ़ेगा, ऑड होगा तो यहाँ पे 0 है, मैंने कहीं कुछ नहीं है यहाँ पे 5 के बाद में, यहाँ 5 के बाद में 4 था। फिर से मैं समझा रहा हूँ, कुछ हो तो कोई रूल नहीं लगेगा। ये रूल जब 5 के बाद कुछ नहीं है तब लगता है, तब ये ऑड नंबर होगा तब, लेकिन ये 3 जो है 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब आपको जानना पड़ेगा। मैंने कहा 2 ही रूल बताया, एक इवन एक ऑड। आप 0 को जो पकड़ लीजिए, इवन को क्या 0 क्या पकड़िए, ऑड या इवन, तो आप तो इवन ही पकड़ोगे ना, तो इवन पकड़ो तो यहाँ पर भी 25.0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों को नहीं सिखाया गया। ये आप जानते हो कि कुछ 5 एंड 5 अब जो भी है नंबर बढ़ा दो, जैसे कि आपने लिखा 767.065 लिख दिया, हाँ, तो आपको कहा गया 2 प्लेसेस किया, तो आप कहोगे सर तो इसको 7 कर दीजिए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इवन नंबर है और कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 दे दिया गया तब हम बढ़ा देते इसको, तब ये 7 हो जाता। नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको इवन नंबर रूल अप्लाई करना होगा, जहाँ की ये नंबर नहीं बढ़ेगा, ऐड नहीं होगा 1। तो यही था राउंड ऑफ करने का नियम, इसको आप सीख लीजिए। अभी तक आपको क्लियर हो गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। अब देखिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे हम ये तो जनरल भाषा में तो दोनों एक ही है, प्रिसाइजली लिखो, एक्यूरेटली लिखो, है ना। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फिर अंतर क्या है? नहीं, मेजरमेंट्स में प्रिसीजन, और या जब हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब अलग अलग है। प्रिसीजन देखिए, यहाँ पे तो मैं रीड कर दे रहा हूँ, मतलब नहीं समझ में आएगा, मैं ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस of various measurements for the same quantity। अगर एक ही क्वांटिटी को मेजर हम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं ना, तो सर ने कहा कि 3 बार मेजर करके देखना, तब जाके एवरेज निकालना, तब तुम्हारा आंसर राइट होगा। जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किए होगे क्लास 10 में, कैसे वो ये करते हैं, ग्लास ब्लॉक ले देते हैं रेक्टेंगुलर, उससे पिन लगा के देखते हैं ना, तो फिर रिफ्रैक्टिव साइन आई अपॉन साइन आर करके निकालते हैं ना, म्यू। तो ऐसे कैलकुलेशन किए, या कुछ भी मेजरमेंट्स कहा गया, सर ने कहा कि वर्नियर कैलिपर में करके देखो, तो आप मेजरमेंट्स निकालते हो, तो सर कहते हैं कि देखो ज़्यादा नज़दीक बहुत अच्छा आंसर लाने के लिए ऑब्जर्वेशन के 2-3 वैल्यूज़ लिखो और उसका एवरेज निकालो। तो आपने वैसे ही किया। अब देखिए, जब आपके वैल्यूज़ पास आ जाए,
तो कहीं आप बहुत प्रिसाइज हैं, आपके वैल्यूज़ फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत है, सही बाद में देखेंगे। आपके वैल्यूज़ जो हैं बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, और तो उसको कहेंगे हम प्रिसाइज है, प्रिसीजन में नहीं है। एक्यूरेसी क्या होती है? अब आपके तो वैल्यूज सही, मैंने एक लग रहा है कि सही है कि एक बार 9.1 आया, एक बार 9 आया, एक बार फिर 9.1 के आस 9.15 आ गया आपके हिसाब से, तो आप सोच रहे हो कि तो 9 और 9.1 के बीच में ही आंसर होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई गलती कर दिया हो पहले, जैसे कि आप स्केल लिए हो, तो स्केल का पीछे जो है 0 पॉइंट है वो टूटा हुआ है, आप 1 से काउंट कर रहे थे 9.1, 9.1 तो है नहीं, कितना होगा 8.1 एक्चुअली आप काउंट किए हो, तो आपका तो वैल्यूएशन आप सर को दे दिए 9.1, 9 सर 9.0 एंड 9.1 से थोड़ा ज़्यादा है, उसको हम पकड़ लीजिए 9.2 आया था या 9.15 आया था, सर यही मेरा आया था, या 9.1 के आसपास में आंसर है। सर बोले रॉन्ग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का अंतर कैसे तुम्हारा आ गया? बोले सर तो मैं बहुत अच्छा से किया, बार बार किया। जाओ लेके आओ स्केल, देखे तुम्हारा स्केल देखते हैं तो टूट मैंने उसका रब आउट किया हुआ है, ख्याल ही नहीं किया वो लड़का कि वहाँ पे 1 से वो काउंट कर रहा है, खाली देख रहे थे एंड, और एंड से काउंट कर रहे थे, वहाँ रब आउट किया हुआ है, किसी तरह से रब आउट हो गया, तो उसका रॉन्ग हो गया ना। तो एक्यूरेट वैल्यू तो उसका 8 कुछ होगा, मेजरमेंट वो सर जी दिए थे एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट, तो 8 के बराबर तो नहीं हुआ, आसपास नहीं हुआ ना, तो वो एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन प्रिसाइज जरूर हो गया, वो जितना बार किया अपने हिसाब से सही किया। अब एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ट्रू वैल्यू तो 8 था, 8 था ना सर के हिसाब से, उसका क्या आ रहा था 9, 9.1 ऐसे कुछ आ रहा था। किसी बच्चे का 8 के उसका टूटा हुआ स्केल नहीं है, लेकिन वो बहुत केयरलेस है, इधर झांक रहा है उधर झांक रहा है, कभी उसका आ जा रहा है 8.3 आ जा रहा है, कभी उसका 7.5 आ रहा है, तो लेकिन वो एक्यूरेसी के आसपास में है, लेकिन उसकी वैल्यूज कितनी आ रही है, बहुत अंतर वाली, 7.5 कभी आ रहा है, कभी 8.3 आ रहा है, रेंज बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी प्रिसीजन नहीं है, उसको ध्यान देकर काम नहीं कर रहा है। उस केस में उसका कहेंगे एक्यूरेसी तो ज़्यादा है देन द फर्स्ट, लेकिन उसकी प्रिसीजन कम है। अब ये 3 बच्चे वैसे ही स्टूडेंट 1 और 2 एंड 3 ABC स्टूडेंट्स लिए गए हैं, और एक हम वजन सर जानते हैं, सर को पता है कि इसका वजन इस ऑब्जेक्ट का कितना है, 2 ग्राम्स है, और बच्चों को कहा उन्होंने कि आप 2 बार ऑब्जर्व करो और बताओ कि उसका एवरेज आपका क्या आंसर निकलता है, और उससे सर बताएंगे कि वो कौन प्रिसाइज ज़्यादा था, कौन एक्यूरेट ज़्यादा था, और कौन दोनों था। ठीक है, देखते। अब देखिए पहले बच्चे ने क्या किया, उसने 1.95 मेजर किया ग्राम्स, और फिर उसने 1.93 ग्राम्स मेजर किया। अब देखिए ये 1.5 एंड 1.3 बहुत आसपास है, तो लग रहा है कि प्रिसीजन तो इसकी है कि ऑब्जर्वेशन में ध्यान से कर रहा है, कहीं गलती कर दिया होगा वो पहले से, कुछ गिर गया हो दूसरी तरफ में, वेइंग मशीन की तरफ में, या कुछ हो गया होगा, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया होगा, एक कंकड़ गिर गया होगा इधर उधर, जब मेजर जिस चीज़ को कर रहा है उसमें से कोई चीज़ गिर गया हो थोड़ा सा, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसका लेकिन आ रहा है, प्रिसीजन बहुत अच्छा आ रहा है, मेजर कर रहा है अच्छा, तो इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है। क्या है? प्रिसीजन अच्छी है। तो आप देखोगे इसकी प्रिसीजन है। अब देखें, चूंकि 2 ग्राम्स है, 2 ग्राम से बहुत दूर हो गया ना, 1.93 1.95, तो एक्यूरेसी तो नहीं कहेंगे, ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है वो, तो ये उसका 9 हो गया, एक्यूरेसी नहीं मिला उसको। अब देखिए सेकेंड स्टूडेंट का, तो उसने 1.94 ग्राम्स उसने मेजर किया। अब देखो केयरलेस बच्चा है, और उधर उसने 2.05 मेजर किया। अब एवरेज में देखिए वो कहाँ, दोनों को सर तो एवरेज लेके बात कर रहे थे ना कि एवरेज करो तुम, तो उसका एवरेज क्या आ जाता है 9.995, अरे बहुत नज़दीक आ गया, 2 के आसपास में आ जाएगा। तो कहेंगे कि अरे उसकी सॉरी उसका तो हम कहेंगे कि 2 के आसपास आ गया, लेकिन 2 तो नहीं आया ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू इनके कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन अच्छा है, लेकिन 2 नहीं आया उसका, तो ना ही उसका प्रिसीजन है क्योंकि बहुत रेंज है उसका, और ना ही उसका ट्रू वैल्यू के नज़दीक आया है, फर्स्ट वाले के नज़दीक तुलना में आ गया है,
लेकिन अब थर्ड वाले का देखेंगे तब ना जज करेंगे कौन सही है कौन गलत है। थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाला 2.01 लाया था फर्स्ट मेजरमेंट में, दूसरे मेजरमेंट में 1.99 लाया। देखो उसका ये भी बहुत नज़दीक है, 0.2 का ही अंतर, यहाँ भी 0.2 का अंतर है, तो ये प्रिसीजन इसका है। प्लस उसका एवरेज 2 ग्राम से ट्रू वैल्यू के बराबर ही आ रहा है। ट्रू वैल्यू जो था उसी के बराबर उसका क्या है, वैल्यू आ गया, तो उसके प्रिसीजन भी सही है और एक्यूरेसी भी सही है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को क्लियर कर लीजिएगा। भले ही नॉर्मल भाषा में हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों एक ही मानते हैं, लेकिन मेजरमेंट्स में जब हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब बदल जाता है। प्रिसीजन का मतलब हो गया आप कितना प्रिसाइज अपने हिसाब से हो। आप जब कर रहे हो तो एक ही वैल्यू के आसपास में कुछ आ रहा है, वो सही वैल्यू नहीं भी हो सकता, ट्रू वैल्यू नहीं भी हो सकता है। आप जब कर रहे हो और आप ट्रू वैल्यू के पास आ रहे हो तो आपकी क्या सही हो जाती है, एक्यूरेसी। तो मैं कहूँगा यहाँ पे देखिएगा, इसकी इन दोनों की बात की तो इसकी एक्यूरेसी लेकिन बहुत अच्छी है। उस तुलना में अगर ये बच्चा नहीं होता तो इसको मैं ज़्यादा एक्यूरेट करता। हाँ इससे कम है, इससे ये तो एकदम परफेक्ट ला दिया, तो ये एक्यूरेट है, लेकिन ये इसकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा है ना। भले ही वो प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज नहीं था, ये 1.95 1.93 लाया था, ये 1.94 2.05 लेके आ गया था, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू बहुत नज़दीक आ गई थी। तो एक्यूरेसी में वो जीत रहा था इसके फर्स्ट वाले की तुलना में। लेकिन तीनों में स्टूडेंट सी जो है हर मायने में सही था। वो अपने प्रिसीजन में भी सही था, अपने एवरेज वैल्यू में सही होना मतलब अपने ट्रू वैल्यू के आसपास था, इन्हें एक्यूरेसी में भी सही था। ये था डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब हम चलते हैं एक नया और सब टॉपिक सीखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, सब टॉपिक उसका है नाम डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये मैं ज़्यादा इस वर्ड को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कैसे मिसनॉमर हो जाता है। आप फिजिक्स में देखोगे डायमेंशंस पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में, तो डायमेंशन में वहाँ पे हम लेंथ या मास या फिर टाइम के टर्म्स में लिखते हैं, MLT कहते हैं। तो डायमेंशन से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इस तरह से यूनिट्स डिराइव करते हैं अलग अलग वैल्यूज़ का। जैसे न्यूटन में निकालना है या कुछ निकालना है तो उसके हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं। तो ये ज़्यादा सही वर्ड नहीं है। इसका सही वर्ड है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा सही वर्ड है यूनिट फैक्टर मेथड, और इसको हम लोग फैक्टर लेवल मेथड भी कह सकते हैं। पहला नंबर तो इतना सारा बता दिया, मैं बताना क्या है तो मैं बताऊं। देखिए कोई भी मेजरमेंट लेते हो, कुछ भी जिस तरह से भी, तो उसके यूनिट्स होते हैं। तो वो दो सिस्टम्स के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था FES सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, या फिर CGS सिस्टम और MKS सिस्टम मैट्रिक सिस्टम में दोनों में रिलेशन हो सकता है, या FPS और मैट्रिक सिस्टम वाले के साथ में रिलेशन हो सकता है। तो हम कन्वर्ट करना चाहेंगे और चाहेंगे कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इस सिस्टम में कैसे उस सिस्टम में लिखे। तो लिखने के तरीके को हम इस यूनिट फैक्टर मेथड से ही सीखेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपको। तो देखिए आप जानते हो कि 2.5 जनरली 2.5 ही करते हैं, लेकिन थोड़ा और प्रिसाइज हो जाएंगे तो एग्जैक्ट करने के लिए 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच होता है। इंच IN लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मैं चाहूँ तो इधर एक 1 दे सकता हूँ और चाहूँ तो इधर भी एक 1 दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में लिख दिया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर इस वैल्यू को मैं इधर लाता हूँ डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखूंगा, सॉरी 1 इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, और इधर क्या बच गया आपका 1, ठीक है। ऐसे लिख सकता था मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, इसको इधर लाता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं, तो ऐसे लिखूंगा 1 मीटर इंटू 1, मैं इधर ला रहा हूँ ना, तो ये बात समझिए, इधर 1 बच गया, ये 1 बच गया, ये 2.54 सेंटीमीटर में नीचे लाता हूँ। इसको और थोड़ा सिंपल कर दूँ, इसको लिख सकता हूँ 2.54
सेंटीमीटर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 1 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, और ये 1 इज इक्वल टू 1 एक ही बात होंगे, तो इसको लिख देते हैं 1 मीटर 2.54 सेंटीमीटर। तो आप 2.454 सेंटीमीटर अपॉन 1 लिखिए तो भी आपका 1 आ रहा है, और आप 1 मीटर अपॉन 2.54 सेंटीमीटर लिखे तभी भी आपका 1 आता है, यानी कि आपका क्या आ रहा है, ये यूनिट आ रहा है, यूनिट। तो ये यूनिट फैक्टर्स हो गए, यूनिट फैक्टर्स हो, किस काम में लगेंगे वो हम देखेंगे। पहले तो ये बात को समझ में आ गई, सिंपल एक ले लेता हूँ मैं। देखिए 100 सेंटीमीटर एक ही मेट्रिक सिस्टम में ही ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 मीटर हम जानते हैं। तो अब देखिए 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इस बार हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इसको 1 कह सकते हैं, या फिर हम 1 इसको भी कह सकते हैं कि इसको नीचे लाएंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। तो आप कहोगे सर ये खिलवाड़ हो रहा है ना, कि एक बार आप ऊपर लिख रहे हो मीटर को, कभी लिख रहे हो सेंटीमीटर को ऊपर, तो क्या फ़ायदा, क्या 1 आप किस लिए लिख रहे हो। तो एक्चुअली मैं बताऊंगा, इसको कन्वर्जन में काम में लगेगा। तो ये एक तरीका, इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए आप इसको, ये तो था लेंथ का मेजरमेंट हो, अब डिराइव यूनिट्स के लिए तो अलग से आपको सिखाया नहीं जाता, तो डिराइव यूनिट पकड़ लीजिए, वॉल्यूम खोजना चाहते हैं तो इसको क्या करोगे, मीटर क्यूब करोगे ना, तो पूरा क्यूब कर दो, क्यों, इज इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाए 1 मीटर क्यूब 10 टू द पावर 6, 3 यहाँ पे 10 टू द पावर 2 एक तरह से है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में कन्वर्जन होगा तो ये यूनिट फैक्टर्स कहलाएंगे, 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो ये एक जनरल में आपको समझाया। इसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पहले इस तरह का दिखाने के लिए, उसके बाद आगे देखते हैं। मैं देता हूँ, मान लीजिए स्केल आप देखें, तो स्केल को मैंने कहा कि 40 इंच ले लीजिए तो पूरा एक मीटर स्केल बन जाता है, यानी 100 सेंटीमीटर। तो पकड़ के चलते हैं, वो बताया था ना 2.5, मैं 2.5 को ही लेके चलता हूँ समझाने के लिए। तो मान लीजिए कहा गया कि 40 इंच का स्केल है, उसको आप सेंटीमीटर में मुझे बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो मुझे बताया गया है कि अभी हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड देखें, क्या देखें कि 2.5 में ले रहा हूँ जानबूझकर, 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है। तो मैंने कहा कि फैक्टर कैसे, यूनिट फैक्टर कैसे खोजेंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच लिख दो आप, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या इसको नीचे उतारेंगे तो होगा इज इक्वल टू 1 इंच अपॉन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो कन्वर्जन के लिए, ये भी, क्यों, दोनों ही यूनिट है ना, यूनिट मैंने 1, तो 1 के बराबर दोनों है, तो दोनों यूनिट फैक्टर से, मैंने कहा तो यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, यूनिट से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करिए चाहे इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए चाहे इससे मल्टीप्लाई करिए, तो उसी चीज़ का नाम ही पड़ा है यूनिट फैक्टर। ये दोनों को ही हम यूनिट फैक्टर कहेंगे, ठीक है। अब यूनिट फैक्टर कहेंगे तो लेंगे किसको, हाँ, लेने की बात को अब ध्यान देना है। अब देखिए इसमें करेंगे ऐसे, 40 इंचेस दिए हुए हैं आपका ना, आपको जो दिया हुआ है उसको मत देखिए, आपको जो लाना है वो देखिए, क्या लाना है, सेंटीमीटर बनाना है। तो आप काम करोगे, यूनिट फैक्टर तो है, एक तो ये है और एक ये है, आप खोजोगे इसमें से कि न्यूमरेटर में किसके पास सेंटीमीटर है जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है
उसका न्यूमरेटर हमको, उसी के यूनिट का न्यूमरेटर हमको लिखना पड़ेगा। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप 2.5, ये वाला यूनिट फैक्टर मैं ले रहा हूँ, वो नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अपॉन 1 इंच। अगर इंच इंच कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो क्या आपके पास बचा? अच्छा मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 तो 10 और 0 बढ़ा दीजिए तो 100। तो एक्चुअली 100.5 सेंटीमीटर, सॉरी 100.0 ऐसे लिख सकते हो आप, चाहे 100 लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों करना 100 सेंटीमीटर, समझा रहा हूँ मैं अभी जस्ट आपको ये दिखाया नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर से, मैं कन्वर्जन दिखाया। देखिए इंच को मैंने सेंटीमीटर में किया, तो यूनिट फैक्टर्स दो हैं यहाँ पे। यूनिट फैक्टर्स कौन सा चूज करेंगे ये आपको जानना पड़ेगा। यूनिट फैक्टर ये नहीं चूज करेंगे, ये नहीं चूज करेंगे, ये नहीं चूज किया मैंने ये चूज किया। क्यों? मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, इसलिए मुझे न्यूमरेटर में सेंटीमीटर चाहिए। अब सपोज कर लीजिए इसका उल्टा अगर मुझे दे दिया गया होता कि नहीं, आपको हम देते हैं, चलिए बताइए आप 50 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। चाहे मैं एक और देता हूँ जो आप यूज कर दो, 30 सेंटीमीटर का एक फुट आप रूलर या स्केल यूज करते हो। 30 सेंटीमीटर में चेंज करना देखना चाहता हूँ उसमें कितने इंच तक लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ इंचेस में देखना चाहता हूँ, इंचेस में देखना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, 30 सेंटीमीटर आप पहले लिख दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करना है किससे? यूनिट फैक्टर से। ये दोनों ही 1 है, ये भी 1 का वैल्यू है, ये भी 1 का वैल्यू। अब आप इसमें से चुनोगे कौन सा? तो इसमें से चुनोगे आप जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो। आप इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके न्यूमरेटर में इंचेस है, उसी को आप लोगे। तो 1 इंच, अच्छा आप इंचेस मत लिखिए, इंच ही लिखिए। यूनिट तो आप केजीज का KGS नहीं लिखते हो, ग्राम्स का GS नहीं लिखते हो, G लिखते हो, सेकेंड्स का S ही लिखते हो। तो अब S उसके चक्कर में मत पड़िएगा, वो आप यूनिट के हिसाब से लेके चलिएगा। यहाँ पे 2.5 आपका हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचा क्या? बचा आपका समझ लीजिए 1 इंटू ये तो बचा डिवाइड बाई 2.5। 2.5 को आप क्या लिख सकते हो? 5.2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखिए अब 30 इंटू 1, 5/2, 5 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना 6, तो 12 इंच। अब देखिए आपके फुट स्केल जो है, चाहे रूलर है, उसमें देखिए 12 इंचेस का ही मार्किंग होता है। तो ये आपको हम प्रैक्टिकल दिखा दिए, जो कि एक बड़ा स्केल मैंने लिया था उसका दिखा दिया मैं, कैसे इंच को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 सेंटीमीटर से है। आपके फुट स्केल में जो होता है 30 सेंटीमीटर, उसको इंचेस मैंने चेंज करके दिखाया, तो उसमें देखिएगा 12 इंचेस ही होते हैं। और छोटे वाले में तो आप यहाँ पे 15 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 इंचेस आ जाएंगे। ये मेथड में सिखाया। अब शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A jug contains 2 liters of milk. Calculate the volume of the milk in meter cube. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि डायरेक्टली लीटर को हम मीटर क्यूब में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कोई यूनिट होता नहीं। लीटर एक्चुअली कॉमन एक हो गया, यूनिट सिस्टम में नहीं है, मैंने कहा कोई सिस्टम के हिसाब से नहीं आता है। तो उसको हम चेंज करेंगे किसी सिस्टम में, SI सिस्टम में हो, CGS सिस्टम में हो, जिसमें चेंज करना है तो हम सेंटीमीटर में करते हैं। पहले कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/3 का या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो उससे मुझे क्या मिलता है? 2 लीटर्स है, तो 2 लीटर्स इज इक्वल 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर कैसे कंपेयर करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, लेकिन मुझे मीटर में नहीं चाहिए, मुझे मीटर क्यूब में चाहिए। तो क्यूब कर दीजिए इन सब दोनों का। तो 100 सेंटीमीटर और उसका क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर और उसका क्यूब। और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा यहाँ पे जो 10⁻² मानिए, तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और इधर 1 मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हम यूनिट फैक्टर्स इनका बनाएंगे। तो एक तो बनेगा क्या? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब, और ये एक बना, ठीक है।
और इज इक्वल टू 1 हो गया इधर, और इधर कर देते, इधर लेके आते तो क्या होता है 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरा एक यूनिट फैक्टर बना। अब इन्हीं के सहारे जो भी लगा, ये लगे चाहे ये लगे, इनके सहारे मैं आगे कन्वर्जन में जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा 2 लीटर है मेरे पास में, 2 लीटर। चलिए 2 लीटर को चेंज करेंगे पहले हम, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कर दिया मैं। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, मीटर क्यूब में। तो रूल क्या मैंने बताया कि 2 इंटू 10 पावर टू 3 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय यूनिट फैक्टर। कौन सा यूनिट फैक्टर, उस यूनिट फैक्टर को लेंगे जिसमें यूनिट जो है, जिसमें कन्वर्ट करना वो ऊपर में हो, यानी न्यूमरेटर में होता है। मीटर क्यूब जिसके पास में ऊपर में होगा, न्यूमरेटर में होगा, उसी यूनिट फैक्टर को लूंगा। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ऊपर में है तो नहीं लूंगा इसको, और यहाँ पर मीटर क्यूब है तो इसको लूंगा मैं। तो इसको मैं लेता हूँ 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 6 है, ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर +3 है तो -3 बचेगा। 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ऐसे आप छोड़ दो आंसर यहीं पर। अब देखिए आप सोच सकते हो कि आपने सेंटीमीटर क्यूब लेके ही किया, आपने तो दिखाया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर भी होता है, 100,000 मिलीलीटर भी होता है, तो लीटर के केस में तो हम खत्म कर दिए। आपने ये भी कहा था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। हाँ मैंने कहा था, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 2 लीटर्स इज इक्वल टू 2 डेसीमीटर क्यूब। क्या उससे आप ला सकते हो ये आंसर? मैं कोशिश करता हूँ, कलर चेंज कर दूँ तो अच्छा रहेगा, आपको समझने में सुविधा होगी और कुछ नहीं। तो ये सेक्शन मैं इधर अंडरलाइन कर देता हूँ और करता हूँ। देखिए आपको जानना पड़ेगा डेसीमीटर और इसमें क्या रिलेशन है मीटर में। तो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू आपका 1 मीटर होता है। आपको क्यूब चाहिए तो क्यूबिंग कीजिए, दोनों तरफ आपने क्यूब कर दिया तो क्या आ गया आपका 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब इसका यूनिट फैक्टर निकालिए आप, तो कैसे निकालिएगा 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1, और इधर लिखिए आप 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट क्या करना है, एक्चुअली 2 डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, कैसे करोगे आप कन्वर्ट, तो 2 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर कौन सा लोगे, जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो उसका न्यूमरेटर होना चाहिए। तो आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब ऊपर में होना चाहिए। तो ये वाला यूनिट फैक्टर हम लेंगे यहाँ इस केस में। तो इंटू 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 ऊपर में बचेगा, 10 टू द पावर 3 नीचे में है तो 10 टू द पावर -3 ऊपर में हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर क्यूब। तो आप डेसीमीटर के थ्रू आइए या फिर आप सेंटीमीटर के थ्रू आइए, आंसर मीटर क्यूब दोनों में केस में एक ही है। तो ये मैं समझाने के लिए दोनों तरह से समझा दिया आपको, आप क्लियर हो गया होगा आपको कि इससे यूनिट फैक्टर क्या होता है एक्चुअली। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट और क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा समझने में सुविधा होगा। अब देखिए 2 डेज दिया हुआ सेकंड्स में लिखना है आपको, समझिए। पहले एक एक कन्वर्जन को देखेंगे। तो कन्वर्जन क्या याद रखिए, ऊपर में हमको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, जो नीचे वाला में, जैसे डे को, अब मैं समझा रहा हूँ, करूँगा तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 1 डे होता है ना, तो 1 डे इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू आवर्स कितने होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो आप क्या करोगे, इसका कन्वर्जन कैसे दिखाओगे, हमको आवर्स में चेंज करना है, एक ही दिखा रहा हूँ आप। तो इसको आप लिखोगे यूनिट फैक्टर, इन दिस केस यूनिट फैक्टर क्या होगा, तो
हमको लगना है 20 आवर्स को ऊपर रखना है, तो 24 आवर अपॉन 1 डे लिखेंगे। तो यहाँ पे चले आते हैं फर्स्ट स्टेप, 2 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, 2 डेज इनटू 24 आवर अपॉन 1 डे क्या देगा, खत्म हो जाएगा, ये देगा 48 आवर, ठीक है। 48 आवर को किसमें चेंज करेंगे, मिनट्स में चेंज करते हैं। हम जानते हैं कितना होता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर होता है। इसमें चेंज करना है कि इसमें मुझे यूनिट फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे यूनिट फैक्टर जो यूज करेंगे वो है, आपको आर में चेंज करना है कि मिनट में चेंज करना है, आपको मिनट में चेंज करना है, तो 60 मिनट अपॉन 1 आवर लिखिए और कन्वर्ट कीजिए फिर, तो 48 आवर्स आपको मिला है, 48 आवर इंटू 60 मिनट अपॉन 1 आवर, आर कैंसिल, अब 48 इंटू 60 मिनट में आ गया। अब आप ये भी जानते हो कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो अब सेकेंड को एस ही केवल लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो फैक्टर ये है यूनिट एस में लिखते हैं, तो हम एस लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी स्मॉल एस होता है, ठीक है ना। तो यूनिट फैक्टर इसका क्या होगा, यूनिट फैक्टर इज इक्वल टू, सेकेंड्स में करना हमको, तो सेकेंड को ऊपर में लिखेंगे ऑन 1 मिनट, और इससे क्या बनता है फिर मुझे मिला मिनट में 48 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, मिनट कैंसिल, क्या हो गया आपके पास आंसर, 48 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, तो 60 इंटू 60 कर लीजिए, तो 3600 आ गया, 48 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 से 0 0 48 4 24 28, और इधर क्रॉस करके 0 0 24 2 12 14, तो ये हो गया आपका 0 0 8 12 7, तो इतने सेकंड्स हो गए, 172,800, 1,72,800 सेकेंड्स, कितने में, 2 दिन में। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स, ये याद कर लीजिए, ये आपके काम का है। अब कहिए कैसे लाए, तो देखिए 2 दिन का इतना निकला है, इसको अगर 2 दिन को आप ये अलग से कर देता हूँ, नहीं तो आपको समझो कि मैं उसका आंसर निकाल रहा हूँ, ये अलग कर रहा हूँ, तो 2 दिन का ये इतना सेकेंड है ना, इसको 1 दिन करने के लिए क्या करोगे आप, तो इसको देखिए कितना हो, 8 टाइम्स 6,400 सेकेंड, तो 1 डे इज इक्वल टू इतना। तो ये थे कुछ कैलकुलेशंस जो कि यूनिट फैक्टर मेथड से हमने कन्वर्ट करके दिखाया, और बाकी सब तो आपको समझ में आ गया है। आज का यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं, लेक्चर समाप्त है, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते रहिए, तो आगे बढ़ते रहिए। तो साथ में जुड़े रहने के लिए थैंक यू, ऐसे ही जुड़े रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर्स, एक एक चैप्टर ठीक से किया जाएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको सिंसियर होना पड़ेगा। रोज़ 5 बजे लगभग 1.5 घंटे का क्लास होगा, संडे छोड़ के। थैंक यू।